नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 7 जुलाई का जो शिफ्ट 3 हुई थी ना उसका, यानी 5, 6 और 7 की सेकंड शिफ्ट तक कंप्लीट हो चुके हैं। इनको भी जाके देख लीजिए। पीडीएफ तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं। मैं तुरंत वीडियो बना के कुछ ही टाइम में उसको अपलोड कर देता हूँ। बाकी आप लोग पढ़ तो रहे ही होंगे, पेपर में देखने में ज़्यादा टाइम लग रहा है कि आपको 2 महीने 3 महीने लग रहे होंगे, ये पता नहीं कब चले जाएं। तो आप प्रैक्टिस कीजिए जितने ज़्यादा हो सके। अगर कोर्स कंप्लीट हो गया, मॉक पे फोकस कीजिए, जितना मॉक दे सकते हैं आप 20-25 लगाइए तो आपका देखो तो कॉन्फिडेंस लेवल एकदम आसमान पे छुएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से तो आप इतना प्रैक्टिस कीजिए, 200-250 मॉक लगा के जाइए पेपर में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 7200 की धनराशि पर 15% की वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो 15% को क्या ले सकते हैं, 3/20, यानी कि 20 चीज कितनी हो गई, 30-23 की हो गई। 2 साल की बात कर रहा है, स्क्वायर कर दो 400, ये 529 हो गया। तो ब्याज कितना मिला यहाँ से, 129 रुपये मिला। यानी कि 7200 जो वैल्यू थी वो 400 की थी, निकालना हमें कितने की थी, 129 की। 18 चौक 72 हो गया, 18 ने में 162 की 2 हासिल लगा 16, 18 दूनी 36 और 16 52 की 2 हासिल लगा 5 हो गया। 18 कम 18 और 5 23 हो गया। अगला सवाल, एक परिवार में 4 लोग हैं। इन चारों सदस्यों की औसत आयु 32 वर्ष है। पिता की आयु 50 वर्ष, माँ की आयु 46 वर्ष और पुत्री की आयु 20 वर्ष है। परिवार के इकलौते पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। देखो चारों सदस्य हैं, यानी कि चारों का अगर सम निकालें तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128 हो गया। यहाँ देखो 50 वर्ष किसकी थी, पिता की। माँ कितने की थी, 46 और 20, यानी 6, 5, 4, 9 तो 11, 116 इसमें से माइनस कर दो, यानी आंसर कितना आ गया, 8 में से 6 गया, 2 गया, 2 से 1 गया, 1 बचा। यानी कितने साल थी उसके पुत्र की आयु। अगला सवाल, 10 के पहले 6 गुणजों का औसत क्या होगा। देखो 10 के पहले 6 गुणज, यानी 10 तो एक खुद का पहला हो गया, छठवां कितना होगा, 60 होगा, यानी डिफरेंस सेम रहा होगा, यानी 20 आया होगा, 30 आया होगा, ऐसे करके। यानी कि फर्स्ट और लास्ट का ऐड कर दो, यानी कितना हो गया, 70/2। आंसर कितना आ गया, 35 आ गया। अगला सवाल, पाइप एक खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी टंकी को पूरी तरह से खाली होने पर 15 घंटे में भर सकता है, और पाइप सी पूरी तरह से भरी उसी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि खाली टंकी में तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो आधी टंकी भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। देखो पाइप ए है वो कितने घंटे में भर रहा है, 10 घंटे में। एक पाइप बी है वो कितने में भर रहा है, 15 घंटे में। और एक पाइप सी है वो खाली कर रहा है 12 घंटे में। यानी कि ये दोनों क्या है, भरने वाले हैं, ये दोनों ये खाली करने वाला है। इनका टंकी की धारिता कितनी थी, एलसीएम लेंगे, एलसीएम से धारिता आ जाएगी, यानी 60 एलसीएम हो गया, यानी कि इसकी इफिशियंसी 6, इसकी 4 हो गई, इसकी 5 हो गई। अब कह रहा है पूरी टंकी खाली है, ठीक है, उसका आधा भाग भरना है, तीनों को आधा भाग निकालेंगे तो आधा भाग कितना हो गया, 30 भाग उसे भरना है केवल। तो देखो ये दोनों भर रहे हैं ना, यानी 6, 4, 10 तो भरा जाएगा, ये खाली कर रहा है यानी तीनों चल रहे हैं, तो भरा कितना जाएगा, केवल 5 भरा जाएगा, कितने, 1 घंटे में। ठीक है, तो 5 से डिवाइड कर दो, यानी टोटल टाइम कितना लगेगा, 6 घंटे में वो टंकी फिल हो जाएगी। अगला सवाल, एक कुर्सी को 20% की छूट पर बेचने से 20% का लाभ होता है। देखो मार्क प्राइस पे हमेशा छूट दी जाती है, मार्क प्राइस पर छूट देने के बाद यानी कि 80% की चीज़ रहेगी। प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, यानी कि 20% का ना 120/100 हो गया, काट दो, 20 छक्का 120, 20 चौकू 80 हो गया, यानी मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस हो गया 3/2। या देखो 30% की छूट पर बेचा जा रहा है, यानी कि मार्क प्राइस को अब कह रहा है कि 30% की छूट देंगे तो प्रॉफिट क्या होगा, यानी 300 की 30% छूट दे दी, 70% में बेचेंगे, सातियाँ 21, यानी 210 रुपये में बेची। प्रॉफिट कितना लिया, सीपी से 10 रुपये का प्रॉफिट लिया, बटे 200, गुणे कितना हो गया, 100, जीरो से जीरो, यानी कि उसे प्रॉफिट कितना हुआ, 5% का प्रॉफिट हुआ। अगला सवाल, दो संख्याओं का महत्तम समावर्त 6 है, यानी कि जो एचसीएफ है वो 6 है दो संख्याओं का, और इन दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो लघुत्तम समावर्त निकालो। देखो फार्मूला सबको पता होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये दिया गया था 72, एचसीएफ 6 दिया गया था, एलसीएम हमें क्या था, निकालना था, यानी कि एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। अगर ये फार्मूला याद हो तो ये सब लिखने की जरूरत थोड़ी ना पड़े, सीधे सीधे 6 का भाग कर देंगे 72 में, 72, 12×6 72, आंसर आ जाता। अगला सवाल, 3 पाइप डी ई एफ एक टैंक को क्रमशः 6 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट में भर सकते हैं। सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है
और फिर पाइप डी ई को टैंक भरने से 3 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगे? देखो डी, ई और एफ, ये 6, 8 और 12 टोटल धारता निकालने एलसीएम लेके। यहाँ एलसीएम आ गया कितना? 24। यानी कि इसकी इफिशियंसी 4, इसकी 3 आ गई, इसकी 2 आ गई। अब यहाँ कह रहा है सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, यानी 4 3 7 तो 9 इफिशियंसी होगी सभी की। अब कह रहा है डी ई को 3 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। देखो टोटल काम हमें पता है, यानी 3 मिनट पहले इनको बंद कर दिया जा रहा है, यानी कि हम 3 मिनट इनको और बुला ले रहे हैं। यानी डी ई की इफिशियंसी टोटल 7 हो गई, यानी कि 7 या 21 काम ये और करवा लेते हैं इनसे। इनको जोड़ दो, 4 1 5 2 तो 4, यानी कि 45 हो गया। अब तो देखो कोई कहीं नहीं छोड़ के गया ना, यानी कि सब लोग काम करेंगे, यानी 45/9 कर दो, 9 पन्ना 45, 5 दिन में काम खत्म हो जाएगा। अगला सवाल देखो, A/2, B/3, C/7, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी। देखो इस टाइप का सवाल एक बार और आ चुका, तो यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। A=2, B=3, C=7। A=2 रखेंगे तो 8, B=3 त्रिका 9, C बराबर रख दो 7, 9 8 17, 17 से 7 गया 10 बचा। यहाँ देखो A बराबर रख दो 2, B=3 रख दो, C=7 रख दो, 7 3 10 2 12, यानी 2 छक्के 12, 2 पंजे 10, आंसर आ गया। अगला सवाल, यदि कोई लड़का अपने घर से अपने विद्यालय की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह 5 मिनट देरी से पहुंचता है। 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करने में लगने वाला समय। देखो स्पीड में रेशियो क्या है? 40 और 35 का। तो टाइम में रेशियो क्या हो जाएगा? 35 और 40 का। डिफरेंस कितना है हमारे हिसाब से? 5। क्वेश्चन में 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, ये 5 मिनट देरी से, यानी कि दोनों क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। मिनट में से घंटे में चेंज कर लिया। अब कह रहा है 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करने में लगने वाला समय। देखो 35 किलोमीटर प्रति घंटा चाल, ये समय कितना लग रहा है? 40, यानी 40 की वैल्यू निकालनी थी। इसका कितना गुना हो रहा? 8 गुना हो रहा था, यानी इसका भी 8 गुना कर दें, यानी 15/60 गुणे 8 हो गया। 15 चौकू 60 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। यानी कि यहाँ पर पूरे कितने लग रहे हैं? 2 घंटे लग रहे हैं। इसे मिनट में चेंज करेंगे तो 60 का गुणा, यानी कि 120 मिनट में उसे टाइम लग रहा है। 120 मिनट का टाइम लग रहा है। अगला सवाल, एक नगर पालिका में 3 प्रत्याशी संतोष, रवि और विपिन ने चुनाव लड़ा और उन्हें मिले वैध मत 11:4:9 के अनुपात में थे। यदि विजेता ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को इतने मतों से हराया तो में पड़े वैध मतों की संख्या ज्ञात। देखो 11:4:9, तो कह रहा है जो विजेता है ना उसने निकट प्रतिद्वंदी, निकट वाला इसके कौन सा हुआ? ये 9 वाला हुआ ना। इनमें डिफरेंस कितना है? 2 का। तो 2 की वैल्यू दी है 8350। टोटल पूछा, यानी 11 और 9 कितने होते? 20, 20 और 24 की वैल्यू पूछी। इसका कितना गुना हो रहा है? 12 गुना। इसका भी 12 गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। यानी 0 12 पंजे 60, 12 3 36 और 6 42 की 2, 12 8 96, 96 और 400 होता है। यानी कि टोटल मत इतने थे, कितने थे? 1,02,000। अगला सवाल, एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी? तो 5% क्या ले सकते हैं? 1/20, यानी कि पहले x थी तो 20 से 21 हो गई, 2 वर्ष बढ़ी तो इतनी बढ़ गई। बराबर कितना आ गया? 28 22 40 आ गया। तो देखो भाग करते हैं तो 21 एकम 21 कर देते हैं, बता कितना? 7। 21 दिया 63 कर दो, बचा कितना? 9। 21 चौक 84 कर देते, बचा 8। 21 चौक 84 हो गया। ठीक है, फिर देखो 21 काट सकते हैं, 3 से काट लो, 3 सत्ते 3 चौकू 12, 1 बचा, और 3 चौकू 12, फिर कितना बचा? 2, 3 अट्ठे 24 हो। 7 से कट जाएगा? कट जाएगा बिल्कुल। 7 छक्का पहले, 7 चौक 28, यानी कि 2 दूनी 4। एक्स बराबर कितना आ गया? 64 0 इंटू 20, यानी कि 2 दूनी 4, 4 चौकू 16, 6 यहाँ से लगा 1, 4 6 24 और 1 25, 3 जीरो और लगा दो, आंसर आ गया। बिल्कुल आ गया। अगला सवाल, एन में क्रमशः 12.5% और 16% की वृद्धि की जाती है। एन बराबर 400 तो कितने रुपए की वृद्धि? देखो 12.5% मतलब 1/8, यानी कि 8 चीज कितनी होगी? 9 हो गई। फिर 16% की मतलब 4 चौकू 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी 25 की चीज 29 की हो गई। यानी कि ये होगी 25 अट्ठे 200 की चीज, 9 ने 81, 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना होता है? 26, यानी कि उसे कितनी वृद्धि हुई? 61 की वृद्धि हुई ना।
यानी कि इसकी वैल्यू दी थी 400, कितने गुना थी? 2 गुना। तो वृद्धि निकालनी थी, यानी 61 का भी 2 गुना कर दो, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। अगला सवाल, एक वस्तु के क्रय मूल्य और वस्तु को बेचते समय प्राप्त लाभ का अनुपात इतना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। यानी 1 रुपए का लाभ हुआ, क्रय मूल्य कितना था? 4 × 100। आंसर क्या आ गया? 25% आंसर आ गया। अगला सवाल, किराए पर और अन्य खर्चों पर व्यय की गई राशि का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो, यहाँ पर जो दिया गया था तुमको ग्राफ में, वो प्रतिशत दिया गया था। यानी कि टोटल खर्चा था 30 करोड़ था, यानी किराए पे कितना खर्च हो रहा है? 16%। और तुम्हारा 30 करोड़ का 14% खर्च हो रहा अन्य पर। इन दोनों का डिफरेंस निकालना था। यानी कि 30/100 कॉमन ले लो, तो 16 और 14 का डिफरेंस कितना होता है? 2 होता है। यानी कि 0 से 0 कट गया, 3 दूनी 6/10 हो गया। यानी कि 0.6 करोड़ उसने अंतर रहा होगा। अगला सवाल, एक छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने होंगे। उसने 40% अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखो, उसने क्या किया, देखो 50% कम से कम चाहिए थे, लेकिन उसके साथ हुआ क्या, उसने 40% अंक तो प्राप्त कर लिए, लेकिन 30 और मिल जाते नंबर तो वो पास हो जाता ना। यही इसके बराबर था। यानी कि इनका डिफरेंस 10% के बराबर कितना है? 30 है। तो क्या निकालना? परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यानी कि 100% नंबर निकालने थे, यानी 30/10 × 100 हो गया। यानी टोटल नंबर कितने रहे होंगे? 300 रहे होंगे। अगला सवाल, दुकान S1 S2 S5 को एक साथ लेने पर इन तीनों दुकानों को मिलाकर बेची जाने वाली सभी सब्जियों का लगभग कितना प्रतिशत टमाटर? देखो, S1 S2 और S5, यानी कि 5,000, 6,000, यानी 11,000, यानी पाँच 16,600 हो गया सब्जियां। टमाटर देख लो, 1,200 और 1,000, यानी कि 2,200 हो गया। 2,200 और 1,800, यानी कि 4,000 हो गया। सब्जियों का कितना परसेंट हमने मान लिया? X% है। 0 से 0 चला गया, यानी X बराबर क्या आ गया? 2 दूनी 4 हो गया। नीचे आ गया 2 अट्ठे 16, 2 3 6, 83 आ गया। यानी 83 से अगर काटते हैं तो 8 दूनी 16, यानी 2 3 6, 2 अट्ठे 16, 166 बार, 166 चला गया 2 बार में। तो बचा कितना? लगभग बचा है 34, यानी कि 340 और बचा। तो यहाँ से देखो, दूसरा नंबर 2 के बाद 5 है, 1 है, 4 है, एक तो होगा नहीं क्योंकि बहुत कम है। 83 एकम 83 करेंगे, 340 बहुत कम है। तो बचा क्या? 5 और 4। बड़ा चेक कर लो सबसे पहले। 5 3 15, 5 अट्ठे 40, 40 1 45, वो भी ज़्यादा हो गया। यानी कि आंसर क्या हो गया? 24.10। ऑप्शन का सारा ले लो। अगर नहीं ये भी समझ में आ रहा तो केवल हमारा एक ही ब्रह्मास्त्र है। 83 दूनी कितना हुआ है? 166। 10 से 6 गया, 4 बचा। तो यहाँ बचा कितना था? 9, 9 से 6 गया, 3 उतारा लिया, 0। 5 बार ज़्यादा हो जाएगा, यानी 4 3 12 2, 4 अट्ठे 32 और 1 33 हो। इस तरीके से कर सकते हो। अगला सवाल, शीतल 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 9 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि वह उसी दूरी को 6 घंटे में तय करना चाहती है तो अपनी चाल में कितनी वृद्धि करनी होगी? देखो, सिंपल सा है। टाइम में रेशियो क्या दिया हुआ है? 9 घंटे और 6 घंटे, ठीक है। तो स्पीड में रेशियो क्या हो जाएगा? 6 और 9 का हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना। यानी कि जो इसमें स्पीड दी गई है 6 = 40 है। हमें निकालना क्या है? उसे वृद्धि कितनी पड़ेगी? तो 3 की वृद्धि करनी पड़ेगी। यानी कि 3 की वृद्धि करने के लिए 40/6 × 3, 3 दूनी 6 हो गया, ये 20 हो गया। यानी कि उसे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करनी पड़ेगी। सिंपल सवाल था ना एकदम। देखो, ये रेशियो तो ये तो पता ही होगा, S = D/T होता है। या एस और टी में अगर हमें वो निकालना हो क्या रिलेशन, तो डी हो गया कांस्टेंट, तो एस इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/T हो गया। यानी जो एस का रेशियो होगा वो टी उसके अपोजिट होगा, ठीक है। या टी का जो रेशियो होगा वो एस उसके अपोजिट होगा। अगला सवाल, 544 के 25%, 1400 के 38% का मान, इन सब का मान निकालना है। ये तो होशियार हो तुम तो इतना। 25 चौकू/100 होगा, 25 चौकू 100 हो गया। 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 हो गया। बचा कितना? 1 4 3 12, 4 6 24 बटे क्या हो जाएगा? 100। 0 से 0 14 8 112, हाथ से लगा 11, 14 3 42 और 11 53 हो गया। यहाँ देखो 60%, यानी 60/100 करेंगे, 0 दोनों चले गए, यानी 6 6 48 का 8, हाथ से लगा 4, 6 6 48 और 4 52, तो वहाँ से लगा 5, 6 दूनी 12 5 17। और क्या क्या जोड़ना? 136, 532। देखो काम कितना अच्छा है। यूनिट डिजिट देखो सबकी, 8 से 14 14 हो, तो 16 के 6 हासिल लगा। एक आंसर तो हमें मिल गया है। 3 3 3 6 3 9 और 7 1 8 5 13 3 हासिल लगा एक। ठीक है ना, यूनिट डिजिट पे काम कर सकते हैं ना। अगला सवाल,
ठोस घनाकार पासे बनाने में 4 सेंटीमीटर व्यास और 14 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक स्टील की छड़ का उपयोग किया जाता है। जो छड़ है वो हमेशा कैसी होती है? सिलेंड्रिकल होती है। यदि प्रत्येक पासे की प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 mm है तो इस छड़ से कितने पासे बनाए जा सकते हैं? यानी ए बराबर साइड दी है 4 mm किसकी? घन की। यानी कि सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो गया? 4/10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखो रेडियस कितनी हो जाएगी? आर बराबर 2 सेंटीमीटर। दोनों के वॉल्यूम बराबर कर दो, यानी पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना हो गया? ए क्यूब। अब ये घन बनाने यानी कि एन घन बनेंगे। 22/7। आर की वैल्यू 2 × 2, एच की वैल्यू 14 हो गई, ए क्यू की वैल्यू 4/10 गुणे 4/10 गुणे 4/10 इंटू एन हो गया। यानी कि 2 दूनी 4, 4 से 4 चला गया तुम्हारा, 7 दूनी 14 हो गया, यहाँ 2 दूनी 4 हो गया, फिर 2 एकम 2 11 आ गए। ये 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10, यानी कि हो क्या गया? एन बराबर 25 × 11 गुणे क्या हो गया? 10। यानी कि 25 एकम 25, 25 एकम 25, 2 27, यानी 2750 आंसर आ गया। यानी कि घन कितने बनाए जा सकते? 2750। अगला सवाल देखो, समीकरण को सरल करना है और बताना क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। हमने मान लिया एक्स आएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर। तो 25% को क्या ले सकते हैं? 1/4 गुणे एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 7। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 ने 45 और 9 7 16, यानी कि 36 हो गया। यानी एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 9 × 4 × 4। दोनों का रूट ले लो, यानी कि 3 × 4, यानी एक्स बराबर क्या आ गया? 12। अगला सवाल, एक बाइक को 68,250 में बेचने पर प्राप्त लाभ बाइक को 47,250 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। बाइक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, क्रय मूल्य कहीं हमने मान लिया सीपी बीच में था, इसको हानि पे बेचा जा रहा है तो बेचा जा रहा है 27,250। इसको जब प्रॉफिट में बेचा जा रहा है तो बेचा जा रहा है 68,250। यानी कि जो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है उस लॉस के बराबर है। यानी कि सीपी माइनस, सीपी से लॉस माइनस कर, लॉस निकालने के लिए 47,250 लिखेंगे और प्रॉफिट निकालने के लिए 68,250 से सीपी माइनस कर देंगे। सीपी एक तरफ किया 2 CP हो गया, यहाँ से लिख सकते हैं 68,250 और ये प्लस का हो जाएगा कितना? 47,250। यानी कि 2 से काट दो, यहाँ से 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 × 3 = 6, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, दोनों को जोड़ दो। 5 5 10 की 0 हो गया, यहाँ से लगा 1 3, 3 2 5 हो गया, फिर यहाँ 1 बचा, यानी 6 1 7 हो गया, 4 3 7 हो गया और 3 2 5 हो गया। आंसर आ गया। अब ये कॉपी में नोट कर लो सवाल। अगर बाई चांस कभी आता है ना तो क्या करना है? इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग करना होता है, क्रय मूल्य आ जाता है। ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो नहीं होगा। बाकी तो इसे बेसिक से ऐसे करना है तो करते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला सवाल, धातु के एक बंद बॉक्स की बाह्य भुजाओं का माप 15 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है। धातु की मोटाई इतनी है, तो इस बॉक्स को बनाने में लगी धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो, कोई बॉक्स है, जैसे ये बॉक्स है पूरा, ये बंद बॉक्स की बात कर रहा है, खुले की नहीं कर रहा, ठीक है। अब इसकी बाह्य भुजाओं की बात कर रहा है, यानी कि जो बाहर वाली लेयर है, यानी कि जो कि किसके साथ बनी हुई है? जो धातु के साथ बनी हुई है, उसकी भुजाएं दी रखी है 15, 18 और 8। यानी कि जो बाह्य भुजाओं के साथ तुम्हारा वॉल्यूम आएगा, तो जो अंदर की भुजाएं होंगी, यानी कि जो धातु को हटाने के बाद, धातु देखो इधर भी 1.5 मोटाई की लगी होगी, इधर भी, यानी कि दोनों तरफ के मिला के 3 की लगी होगी। यानी कि इन सभी साइडों से 3 माइनस कर दो। 15 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा तुम्हारा? 12। 18 से 3 जाएगा तो 15 बचेगा, 8 से 3 जाएगा 5 बचेगा। यानी कि ये बाहर की साइडें हो गई, ये अंदर की। यानी कि धातु के साथ अगर वॉल्यूम देखें तो ये वाला हो गया तुम्हारा, और ये बिना धातु के ये वाला वॉल्यूम हो गया। लेकिन हमें धातु का निकालना, धातु सहित ये टोटल है, ये बिना धातु का, यानी कि दोनों को माइनस कर दें। यहाँ से देखो कॉमन क्या आ रहा है? 15 और 6 कॉमन आ जाएगा, तो 6 कॉमन आ गया तो 6 3 18, 3 बचा, 3 × 8। यहाँ से 15 चला गया, 6 चला गया तो कितना बचा? 2 × 5, यानी 15 छक्का 90, 8 3 24 माइनस का 10, यानी कि बचा कितना? 90 × 14, 14 नहीं में 126 और 0। अगर कोई समस्या आ रही है तो इसको प्रैक्टिकली देख लेना। अपने कमरे में बैठे हो, आप समझ लो तुम्हारे कमरे में बाहर से कोई कोटिंग करानी है, वो 2 1.5 सेंटीमीटर मोटाई की चादर है। अगर वो चादर नहीं लगी है तब उसका वॉल्यूम कितना आएगा, और वो चादर अगर लगा दें तब वॉल्यूम कितना आएगा, ठीक है ना।
तब चादर लगी हुई है ना, तब ये साइडें दी गई हैं, बाह्य दी नहीं, देखो बाह्य भुजाओं को, और अंदर वाली भुजाएं क्या है, ये है। इन दोनों को माइनस कर दिया तो वॉल्यूम आ गया हमारी, कितनी चादर लगी हुई है। चलिए फिर अगला सवाल। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई उसके परमाप से 120 सेंटीमीटर कम है, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, परमाप क्या होता है समबाहु त्रिभुज, 3 है, माइनस का ए बराबर क्या दिया है 120, यानी कि 2a बराबर कितना दिया है 120, यानी कि ए बराबर 60 दिया है। दो का कितना गुना हो रहा है, दो का 30 गुना हो रहा है, यानी कि एरिया क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9, यानी कि 900√3। ये देखो हमने बताया हुआ अगर साइड 2 है तो तुम्हारा जो एरिया होगा वो √3 होगा। अब साइड मान लो 4 हो गई, क्या गुना हुई, 2 गुना हुई, इसका स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 4 साइड वाले का एरिया आ जाएगा, यानी 4√3। अगर मान लो यहाँ 6 हो गई तो क्या गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, एरिया क्या आ जाएगा 9√3। अगर मान लो 12 हो रहा है तो क्या गुना हो रहा है, 2 छक्के 12, यानी 6 गुना हो रहा है तो 36√3 आपका एरिया हो जाएगा। जैसे मान लो एरिया क्या होता है √3/4 a², यानी 12 बारी हम 144, 4×3 = 12 हो गया, 4×7 = 24, आंसर यही तो बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो 30 गुना हो रहा था, इसका स्क्वायर लिख दिया, 3 त्रिका 900√3, आंसर आ गया। अगला सवाल। देखो एक पाई चार्ट तुमको दिया गया, इसमें बोला गया मंगलवार को बेचे गए सैंडविचों की कुल संख्या शनिवार को बेचे गए सैंडविचों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत है। देखो यहाँ सभी 100% के बराबर होंगे तो हमें पूरा बेसिक से तो काम करना नहीं है। तो मंगलवार का देखो, मंगलवार को कितने 8% बेचे गए हैं, और कह रहा है कि शनिवार को कितने बेचे गए हैं 16%। शनिवार को बेचे गए सैंडविचों की कुल संख्या के कितने परसेंट है, हमने 16 का x% मान लिया, कितना है 8 है, 8 दूनी 16 हो गया, यानी x बराबर कितना आ गया 50%। सिंपल सवाल था। अगला सवाल। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 33 है, इन पांचों संख्याओं में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखो 5 विषम संख्याएं हैं, यानी 33 हो गई, 33 के बाद विषम संख्या और इसके बाद, यानी कि 2 इधर होंगी 2 इधर होंगी, ये तो एक खुद ऑलरेडी आ गई, यानी कि 33 के बाद 35 आ गई, 35 के बाद 37 आ गई, 33 से पहले कितनी आ गई 31, 31 से पहले 29, 29 और 37 का गुणनफल हमें बताना था, किसका 29 और 37 का। 9×7=63, जैसे ही 3 मिला हमारा आंसर आ गया 1073। पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं, आंसर क्या है 1073। अगला सवाल। चलिए देखिए, ये 7 जुलाई का शिफ्ट 3 का पेपर था, इसको सॉल्व कर लिया है, और काफ़ी अच्छे सवाल थे, कुछ सवाल तो अच्छे थे, लेकिन हाँ ये देखते रहना कि इजी सवाल को कि और जल्दी कैसे कर सकते हैं, मेन फोकस इसी पर होना चाहिए। देखो टफ सवाल आते हैं वो सबके लिए टफ है, जिसने पहली बार देखा वो कोई इतनी जल्दी नहीं कर सकता जब तक एक बार उसके हाथ के नीचे से निकला ना हो। तो कोशिश कीजिए कि इजी सवाल को और इजी कैसे बना सकें। भैया सब बताते हैं टफ टफ टफ, भैया बिल्कुल मत पढ़ो, तुम्हारी फोकस होना चाहिए इजी सवाल को और जल्दी करने का, बस सिंपल तरीका है सिलेक्शन लेने का, और कुछ नहीं है। इजी सवालों को ही आप जल्दी कर सकते हैं, टफ सवालों को कोई जल्दी नहीं कर सकता, वहाँ बनाना ही पड़ेगा बस, चाहे कुछ भी हो जाए। भैया पढ़े हुए सवालों को तुम एक साथ जल्दी नहीं बना सकते, तो जो नए सवाल आए उनको कैसे बना लोगे, फर्जी की नौटंकी फैलाए पड़े चारों तरफ। तो आपके फोकस होना चाहिए इजी सवालों को और जल्दी कर सकें, और जो नए सवाल आते हैं उनको नोट डाउन कीजिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, उनको भी इजी बनाइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।